अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, हम कुछ हफ्तों पहले से देख रहे थे कि हुकूमत पॉलिटिकल सिचुएशन पर अपनी स्टेबिलिटी नैरेटिव पर बहुत नाज़ा दिखाई दे रही थी। पीटीआई को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। जिस तरह की कानून साजी या तरमीम वो चाह रहे थे वो नहायत आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन अब यूँ लगता है कि इनके सामने अचानक कुछ चैलेंजेस आ गए हैं। हुकूमत की साबिका इत्तेहादी जमात के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब सख्त तकारीर कर रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई 5 अगस्त से मुल्क गिर तहरीक चलाने का इंदिया दे रही है। माजी में कई दफ़ा की नाकाम कोशिशों के बाद भी यकीनन हुकूमत इसको मामूली नहीं समझती होगी। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के ख़िलाफ़ 7 अगस्त को सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। अगरचे जमात इस्लामी इस वक्त किसी भी सियासी जमात के लिए कोई थ्रेट नहीं, लेकिन इनका हुकूमती पॉलिसीज़ पर की जाने वाली तनकीद का लाइमलाइट में आना हुकूमत के लिए ज़रूर मुश्किल का बायस बन सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की वकला एक्शन कमेटी ने भी अदालती तातीलात के बाद मुल्क गिर वकला तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया है। बार इलेक्शन में हुकूमत की पोजीशन मजबूत होने के बावजूद ये भी यकीनन हुकूमत के लिए एक चैलेंज हो सकता है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग को टारगेट कर रही है, जिसको ये मार्जिन तो दिया जा सकता है कि ये इंतखाबी मुहिम है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम में इस तरह ही तनकीद की जाती है। लेकिन यहाँ ये पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद उसका बर्डन उठाने के लिए तैयार नहीं। तो क्या ये सारी सूरत हाल PMLN के लिए नॉर्मल है? एक मखसूस सी टाइम लाइन में यूँ अचानक इतनी हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का उठ खड़ा होना, हुकूमत इसको कैसे देखती है? इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राना आतिफ़ साहब मौजूद होंगे और सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना आतिफ़ साहब, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे आगाज़ करता हूँ। एक तो कश्मीर में जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो एक तरफ, कैंपेन एक तरफ, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात की कि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, इलेक्शन का माहौल नहीं है, उसका एक बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकारीर के अंदर, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर एक हल तजवीज़ किया है। वो ये कहते हैं कि ट्रूथ कमीशन वहाँ पर कायम कर दिया जाए। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर भी खासी तनकीद की। तो आपको कुछ ओवरलैप नज़र आ रहा है बिलावल साहब के बयानिए में और आपका जो स्टांस है उसमें? जी मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं वैसे पाकिस्तान के मीडिया को भी और ये जो सियासी जमातें हैं, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी दाद देता हूँ इस बात पे कि बिलावल ने अपने से डबल से ज्यादा उम्र के बंदे को, ख्वाजा आसिफ साहब को, जो कि वजीर दिफा है, जो कि कम ही कोई मुनासिब बात करते हैं कौमी असम्बली के अंदर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके बारे में जो लैंग्वेज यूज की कि उनको लात मार के कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि ये तो काफी उन्होंने अजीब बात की। अगर यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सीनियर मेंबर ने भी की होती है ना, किसी अपने से आधी उम्र के पॉलिटिशियन के बारे में, तो तूफान मच चुका था इस मुल्क में, लेकिन उसको बिल्कुल ही ओवरलुक कर दिया गया मेरे ख्याल में। ऐसी और फिर हम तो सालों से वो इंटरव्यू भी वो तकरीर भी चला रहे हैं जिसमें शहबाज साहब जलसों में कहा करते थे सड़कों पे घसीटेंगे। वो तो मेमोरी है सब की। आई थिंक मैं वैसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी बात ये है कि ये इनके अपने लीडर रिपीटेडली कह चुके हैं कि ये, और हमें पता है ये सब नूरा कुश्ती है। देखें, ये पाकिस्तान में एक नया तर्ज सियासत मुतारफ करा दिया गया, एक हाइब्रिड जिसकी हमें कोई समझ नहीं है। दूसरा ये कि जी हम हैं तो मुखालफ सियासी जमातें, लेकिन हम कोलिशन में हैं, लेकिन हमारी सियासत अलग-अलग है। मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन के अंदर पीस टाइम के अंदर 2 कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी हैं, एक 1930 में और एक 2010 में। लेकिन उन दोनों जमातों ने, कोलिशन का मतलब ये है कि आप दोनों एक ही तरीके से चलेंगे। ये तरीका नहीं होता कि मैं असेंबली में आपके साथ हूं लेकिन मैं बाहर जाके बिल्कुल आपके मुखालिफ हूं। तो फिर ऑपोजिशन किस चीज की है? ये बिल्कुल अननेचुरल पॉलिटिक्स है। इसी की वजह से पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल स्पेस और लोग जो इस तरह के पॉलिटिशियन है, फॉर्म 47 के, आपने इलेक्शन को भी आपने डिस्क्रेडिट कर दिया। फिर इस तरह की सियासत से कि जी हम तो हमारी सियासत रहता है, हम इशू टू इशू देख लेंगे, लेकिन जब हम जलसों में जाएंगे, और पहले खुद कह देते हैं कि हम जलसों में भरपूर तकरीरें करेंगे, लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे तो मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये किस किस्म का तर्ज सियासत है, ये किस किस्म का तर्ज हुकूमत है।
ये कौन सी नई सियासत की जहत हमने इजाद कर ली हुई है? ये नूरा कुश्ती है, ये कोई ना मफामत है, ना ये कोई एक दूसरे को अपोज करते हैं। ये आप देखिएगा, उस दिन मैं बताऊं, जिस दिन बजट का इख्तिताम होना था, उस दिन या उससे एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि असेंबली के अंदर खुद कहते हैं कि मेरे से बड़ा रफड़ी बंदा कोई नहीं है, और वो कभी भी उन्होंने इत्तेफाक की, कभी आज तक असेंबली में कभी बात नहीं की। मैंने कम से कम कभी उनको नहीं सुना आज तक कि कभी वो कोई इत्तेफाक की बात कर रहे हो, इत्तेफाक रहे। लेकिन वो तकरीर की, उनको पता था कि बिलावल, वैसे तो वो हर बंदे का मुकाबला करने के लिए बैठे होते हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी स्पीच की, उनको पता था कि बिलावल ने उनको कोई रिबटल देना होगा, उनको पहले बता दिया गया होगा। वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए असेंबली से बाहर चला गया, और फिर वो पूरा सेशन में आया ही नहीं उस दिन। पॉइंट तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मुजम्मिल साहब कि ये जो इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, ये अनफॉर्चुनेटली इसलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्टोरेट ने भी, फिर लोग जो हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, नौजवान नस्ल है, और भी लोग हैं जो सिर्फ नौजवान नहीं, जो डेढ़ उम्र के भी लोग हैं, उन्होंने ये इस तरह से सियासत से वो तंग आ चुके हैं, और मैं भी समझता हूँ कि ये लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। इस पे हुज़ैफा साहब, आपने मौक़िफ़ सुन लिया राना आतिफ साहब का। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ नूरा कुश्ती है, यानी कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इलेक्शन में जाने के लिए, वोट गैदर करने के लिए एक दूसरे की मुखालिफत करेंगे, तो वो कह रहे हैं इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। और बिलावल साहब के स्टेटमेंट्स का अगर मुझसे आप पूछें तो नुकसान भी हो रहा है आपको, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया बिलावल साहब ने कि 2024 के जो आम इंतखाबात थे वो मुतनाज़ थे। उन्होंने कहा कि जैसे 2024 में आपने इलेक्शन करवाए, कश्मीर में भी ऐसे ही करा दें। तो आपके कोalition पार्टनर्स अगर ये कह रहे हैं कि जिस इलेक्शन से आपकी हुकूमत बनी है वो ठीक नहीं थे, तो फिर इससे ज़्यादा कौन तनकीद करे? फिर अगर कोalition भी आपकी क्रिटिकल हो चुकी है, तो फिर पीटीआई से क्या गिला है आपका? जी शुक्रिया मुजम्मिल साहब। गुजारिश ये है कि आपके सवाल के दो हिस्से हैं, लेकिन अगर मैं पहले हिस्से का जवाब दूं तो दूसरे का जवाब नहीं बनेगा, और दूसरे का दूं पहले का नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मुतसादिम इस हवाले से हैं कि आपने ज़रा रेफर किया आपने राना साहब की गुफ्तगू को, कि राना साहब फरमाते हैं कि नूरा कुश्ती है। अगर तो ये नूरा कुश्ती है, तो फिर बिलावल साहब इस किस्म की ज़बान अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे बताएंगे क्या कोई कोलिशन पार्टनर जो है अपने इत्तेहादी के बारे में अगर नूरा कुश्ती हो तो क्या ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता है, या उस इलेक्शन को रिग्ड कहता है, या उस इलेक्शन को मैनेज कहता है, जिस इलेक्शन के नतीजे में उन्होंने सिंध में हुकूमत हासिल की है, जिस इलेक्शन के नतीजे में उन पर तनकीद की जाती है कि कराची की जो सीट्स हैं वो उनका हक नहीं था, किसी से छीन कर उन्हें दी गई, एमक्यूएम कहती है। उसी इलेक्शन के नतीजे में जो एमएनएज और एमपीएस बने, उनके वालिद साहब उससे सदर बने हैं। तो अगर ये सारा सेटअप ही रिग्ड है बकौल बिलावल साहब के, तो सबसे पहले तो ज़रदारी साहब को इखलाकियात का जो है वो अपने बेटे को लेसन देते हुए या खुद इस्तीफा दें या बेटे को खामोश कराएं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। पीपल्स पार्टी की अपनी एक सियासत है, वो जाहिर है वोट बैंक मांगने के लिए या वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए, जीबी में भी उन्हें पता नहीं चलता, बिलावल बहुत इमेच्योर हैं सियासी हवाले से, इसलिए वो ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि बाद में आपने एक मेज पर आमने सामने भी बैठना होता है। और जहां तक बात है नूरा कुश्ती की, तो क्या राना साहब ये बताएंगे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, काफ लीग इनकी इत्तेहादी थी, एमक्यूएम इनकी इत्तेहादी थी, लेकिन जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए सब ने अपने अपने टिकटों पर इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट में इत्तेहाद जरूरत है। तो भाई इत्तेहाद हुआ है पीपल्स पार्टी हमारा, कोई निकाह तो नहीं हो गया कि भाई आप निकाह में हैं और बीवी ने शौहर की हर बात को यस करना है और उसकी इत्तेहाद उस पर फर्ज है। आजकल तो बीवियां भी शौहर की हर बात पे यस नहीं कहती। पीपल्स पार्टी ने अगर हमें वोट दिया, हमने उन्हें वोट दिया, उन्होंने हमें वजीर आजम पे वोट दिया, हमने सदर पे वोट दिया, उन्होंने हमें स्पीकर पे वोट दिया, हमने चेयरमैन सेनेट पे वोट दिया, उन्होंने हमें जो है वो पंजाब के अंदर कहा कि गवर्नर हमारा लगा दे, तो हमने कहा सिंध में हमारा गवर्नर होना चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत ने उन्होंने वोट दिया, तो उनकी अपनी सियासत है। मैं तो बिलावल साहब की गुफ्तगू पे नाराज नहीं हूँ या नाला नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उनका हक है, अगर वो घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। बिलावल नून पे या हुकूमत पे तनकीद नहीं करेंगे तो वोट हासिल कैसे करेंगे? सियासत करना उनका हक है। लेकिन चूंकि आपने फरमाया कि बिलावल साहब, तो अब आप पे बिलावल साहब भी तनकीद करने पर आ गए, तो मैंने कहा ये सिर्फ तनकीद की हद तक है, अपने वोट बैंक को मोबिलाइज करने की हद तक है, और जाहिर है हुकूमत के खिलाफ बात कर ही आपका वोटर मोबिलाइज होता है। अदरवाइज तो जो भी बात वो कर रहे हैं उसमें तजाद इस हवाले से मौजूद है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो सिस्टम के वो हैं, चेयरमैन सेनेट उनका है, इसी सिस्टम से बना है,
इसी पार्लियामेंट के थ्रू बना है। यूसुफ गिलानी साहब जिस वोट से चेयरमैन सेनेट बने, यानी पहले वो सेनेटर बने और इस्लामाबाद की सीट से बने, तो इस्लामाबाद के हमारे 85 या 80 एमएनएज ने उन्हें वोट दिया, यानी रिजर्व सीटों के बगैर मैं बात कर रहा हूँ, वो मिला लें तो 123 लोगों ने वोट दिया। तो बात यह है कि बिलावल साहब के मुंह से निकली हुई बात घर पे आखिर नहीं है, कुछ मैग्ना कार्टा नहीं है, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो सारी ही गलत है। वो अपनी सियासत कर रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें मौका दे रहे हैं और हम अपनी सियासत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की गुफ्तगू को लेकर कोई ये बेंचमार्क सेट नहीं किया जा सकता कि आपकी इत्तेहादी कह रहे हैं तो हुकूमत धांधली ज़्यादा है या लेकिन हुज़ैफा साहब ये सिर्फ तनकीद तो ना हुई ना, वो एक पूरे प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अगर इलेक्शन को मुतनाज़ कह दिया तो वो आप पे तनकीद नहीं है, वो तो लेजिटिमेसी चैलेंज करने की बात हो रही है, आपके किसी फैसले को क्रिटिसाइज। जी नहीं, बड़ी लॉजिकल आपने बात की है, एंड आई विल मस्ट से कि यू हिट द नेल ऑन द हेड। तो ये तो बिलावल साहब से सवाल बनता है कि जी नून को तो हम इसमें जवाब दे या कटहरे में बाद में खड़ा करेंगे हुज़ैफा रहमान को कि अपनी पार्टी की तर्जमानी आप इस हवाले से बाद में करें। पहले तो बिलावल साहब ने सिंध हुकूमत छोड़नी है और प्रेसिडेंट साहब को वोट जो हमने डाला वही नहीं है, मैंने इसने डाला हुआ जिसको फॉर्म 47 में कह रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी गुफ्तगू में लॉजिक नहीं है, तजाद में अपनी गुफ्तगू है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, आप ये कह रहे हैं। आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये फिर जिस तरह हुज़ैफा साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तमाम आइनी मोर्चे भी संभाले हुए हैं, ठीक है, एक तरफ वहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, पावर को भी इंजॉय कर रहे हैं। गिलगित में जाके भी जब बिलावल साहब ने ये बात की ना कि इस्लामाबाद आपको आपका हक नहीं देता, तो मैं सोच रहा था कि इस्लामाबाद में जरदारी साहब भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी इसी नौयत की तकारीर हो चुकी हैं बिलावल साहब की तरफ से। वो इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं शहबाज साहब की नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन लोग उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हद तक है या फिर ये नज़रियाती तनकीद हो रही है? नहीं, नज़रियात तो कहाँ पे किसके हैं, मतलब मैं तो इस बात में आता ही नहीं हूँ कि आप कहें कि जी नज़रियात पे बात हो रही है। बिलावल साहब का मैं पहले कह रहा था 25 तक किसी काम पे हैं, अब वो 8 अगस्त तक रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन 3 मराहिल में चला गया ना। शायद 10 को पूंछ डिवीज़न में इलेक्शन है, तो 8 तक तो वहाँ भी कंपेन चलेगी। फिर अभी नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं वहाँ मुजफ्फराबाद में, तो वो कह रहे हैं मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा, जो मैंने देखा कि भाई मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, मैं एक काम मुकम्मल करूँगा और या फिर मैं हर 3 महीने बाद आऊँगा, काम करूँगा। ज़ाहिर है कैंपेन चल रही है ना वहाँ पे। आज नवाज शरीफ का पहला जलसा है, बिलावल वहाँ जाके बैठ गए हैं। आपको अंदाज़ा है ना पहले से कि ये पहला जलसा है। वहाँ जब जीबी में गए थे तो वहाँ एक बेसिकली एक मीटिंग की थी, उन्होंने जलसा नहीं किया था। अब ज़ाहिर है बिलावल जो हैं, मैं बार बार मिसाल भी देता हूँ, बिलावल और इमरान खान दोनों 2016 में एक ड्यूटी पे थे। 2016 में जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था उसमें दोनों की तकरीर का एक फ़िक्रा मुश्तरका था, नवाज शरीफ मोदी का यार। और नवाज शरीफ उस वक्त हार्ट का ऑपरेशन करा के लंदन में थे, और ये इलेक्शन से आज़ाद कश्मीर के एक दिन पहले आए और मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से स्वीप कर गई थी। तो बहुत सारे अफसरों के तबादले हुए थे जिन्होंने कहा था मुस्लिम लीग नून 3 सीटों से ज़्यादा नहीं लेगी। और फिर नवाज शरीफ अगले दिन मुजफ्फराबाद जीतने के बाद जलसे पे, मतलब अचानक मुजफ्फराबाद गए और वहाँ भी जलसा हो गया था। तो लीडर्स अपनी बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जाहिर है अपनी पार्टी के जीतने के लिए वो बात करेंगे। 2024 के इलेक्शन में कोई बिलावल भुट्टो ने कोई आसान तकरीरें की थी? वो जिसके वजीर खारजा थे उसके खिलाफ बोलते थे और फिर उसके बाद आराम से बैठते हैं। सारे के सारे सियासत के रंग यही हैं। मतलब आप अगर हम ये बात करें कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वतीरा है, बिल्कुल नहीं। सेम इमरान खान करते थे, राना आतिफ साहब बैठे हुए हैं। वो किसको कहते थे सबसे बड़ा चोर डकैत कौन है? वो कहते थे किसके खिलाफ गए थे वहाँ पे, एमक्यूएम के खिलाफ लंदन में, और एमक्यूएम के बारे में क्या कहते थे? हर उस काम को इमरान खान ने भी किया जिसको वो कहते थे मैं मानूंगा नहीं। फिर एक काम सिर्फ रह गया था, फिर इमरान खान के कहने पे मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी हुई पीटीआई, नमाजें भी पढ़ी, खाने भी खाए कि किसी तरह ये हमारे साथ मिल जाए। और आजकल वो फिर एक आधे बयान के बाद पीटीआई की पूरी मीडिया टीम के लिए वो बिल्कुल हीरो बन चुके हुए हैं। हमारी सियासी जमातें अपने अपने सियासी मुफाद के तहत फैसले करते हैं। जो बात चूंकि आपने नजरियात की बात की थी, तो मैं फिर एंड इस पे करूंगा कि नजरिया शजरिया कोई नहीं है, हर एक का अपना अपना सियासी मुफाद है। आमिर साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी की आप स्ट्रेटजी को तो दाद देना कि एक तरफ वो अपोजिशन का बयानिया भी कैप्चर कर रहे हैं, गिलगित में भी उन्होंने आपने देखा लीड ले ली, यहाँ पर भी उसी नौयत की तकरीरें हो रही हैं, और जो मुश्किल फैसला होता है गवर्नमेंट का उससे वो डिस्टेंस भी कर लेते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो जाता है, और साथ साथ पर्क्स और प्रिविलेज भी हैं हुकूमत के। तो इसकी तो दाद दें कि वो दोनों कश्तियों में सवार हैं, कोई मसला नहीं है उनको। नहीं, सियासी मुफाद तो इसी चीज़ को कहते हैं, सियासी सौदेबाजी। और क्या राजनीति किस चीज़ को कहते हैं कि आपको अपना सियासी मुफाद लेना है। अब पीएमएलएन अगर सर झुका के शहबाज शरीफ साहब जवाब नहीं देते,
और वो समझते हैं कि वो बिलावल साहब अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तो ये जवाब तो ज़ैफ़र रहमान देंगे ना, मैं तो नहीं दे सकता इसका जवाब। कि नवाज शरीफ अगर तकरीर में ऐसी बात नहीं करते, मेरा ख्याल है मरियम ने तकरीर करनी है वो करेंगी, वो जवाब भी देंगी वहाँ पे। तो ये तो इनकी पार्टी का मसला है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप नजरियात की जंग पे जा रहे हैं। हर पार्टी को अपना इलेक्शन जीतना है, स्ट्रेटजी वो खुद बनाते हैं कि किसके लिए कैसे कराएंगे। अभी जैसे पीटीआई ने बाइकआउट किया ना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का, अब वहाँ से चले गए हैं स्टैंडिंग कमेटियों से, जबकि इनकी बेपनाह अक्सरियत का ये हमें पता है कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन लीडर का हुक्म आया तो ये पीछे हट गए। पहले भी लीडर के हुक्म पे असम्बलियों से रिज़ाइन कर गए थे, और बाद में लोगों को अफसोस भी हुआ कि असम्बलियों से रिज़ाइन किया कौमी असम्बली से और बाकी 2 तोड़ के, तो क्या नतीजा मिला। हमारे यहाँ सियासी हिकमत अमली का फुकदान है, बाकी सब अपने अपने मफाद के लिए, बार बार मैं कहूँगा। और ज़ाहिर सियासी जमातें इसीलिए इलेक्शन लड़ती है ना कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए। अब इक़्तिदार के लिए अक़दार कहाँ है वो नहीं, न क्या पहले थी ना अब है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना आतिफ साहब, एक तो जो गुफ्तगू हुई इस पर अगर कोई कमेंट है तो ऐड कर दें। इसके अलावा 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का आपने ऐलान किया है, और आप ये कहते हैं कि रिहाई पर मरकूज़ होगा ये एहतजाज खान साहब की। तो इस पर जितनी अगर पहले माजी की मिसालें देखें, 3रा साल होने वाला है खान साहब को जेल में, तो उसमें क्रैकडाउन्स हुए, स्पेस नहीं मिलती आपको, आप ये कहते हैं माहौल नहीं है एहतजाज करने का, पंजाब की क़यादत जेल में है। तो इस मरतबा क्या उम्मीद रखे फिर वर्कर आपका कि आप मोबिलाइज़ कर लेंगे कंट्री वाइड अपने वर्कर्स को, या सिर्फ ये अलामती एहतजाज करने का प्लान है? देखिए मुजम्मिल साहब, जैसे आपने पहले बात की कि बिलावल ने कहा कि कल एक इंटरव्यू में निजी चैनल को कहा उन्होंने कि 2024 के अंदर इलेक्शन रिग था। मतलब कि ये बात तो बच्चे को पता है, लेकिन उन्होंने एक उसके अंदर एक उन्होंने फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट की उन्होंने, और आई एम श्योर उनको, बिकॉज वो मेरा ख्याल है कि इतनी दिलचस्पी नहीं लेते पॉलिटिक्स के अंदर, सिर्फ तकरीर की हद तक करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो पिटीशन की है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर वो पीपल्स पार्टी ने की है। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने जो टोटल, उन्होंने कहा कि पीटीआई से ज्यादा उन्होंने पिटीशन की है रिगिंग के खिलाफ या इलेक्शन की। उनको बिल्कुल ही नहीं पता किसी बात का। पीटीआई ने 206 पिटीशंस की हैं इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर इस इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 28 पिटीशन की हैं। उनको किसी ने ये भी नहीं बताया, और वो नेशनल टीवी पे आके बैठ के, या फैफन की रिपोर्ट देख लें आप कि पिटीशन के किस जमात ने कितनी की हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि पीटीआई ने जो की हैं वो एक 86 नेशनल असेंबली के अंदर पिटीशन की हैं, क्योंकि हमारा क्लेम ये था कि हम 170 सुपर सीटें जीते हुए हैं, हमें 91 दी गई, और 120 हमने प्रोविंशियल असेंबली की थी। हमारी टोटल 206 पिटीशन है, और पीपल्स पार्टी की 5 नेशनल असेंबली की पिटीशन है और 23 प्रोविंशियल असेंबली की पिटीशन है। मुझे बात बताएं, अच्छा वो अगर मैं आपको फैक्ट के अलावा बताऊं, कॉमन सेंस की बात है, पंजाब में तो ये 99% सीटों पे ये 8वें नंबर पे भी नहीं थे पंजाब में, तो इनकी पिटीशन पीटीआई से कैसे ज्यादा हो सकती है? लेकिन उन्होंने कल नेशनल टीवी पे आके कह दिया, एंकर ने भी बड़ा चुप करके सुन लिया, और उनको मैं हैरान हूं कि इतना उनको नॉलेज नहीं है इन चीजों का। और दूसरा ये देखें, यही इसी को मुकमका की सियासत कहते हैं। ठीक है, बड़ी बदकिस्मती है कि अभी कहा जा रहा था कि जी सियासत नाम ही राजनीति का है। ये बड़ा मेडिवल कॉन्सेप्ट है कि जी आपने इक़्तिदार लेने ही लेना है। ये में इक़्तिदार है कि ये कि आपने गवर्नेंस का कोई नाम नहीं है, अखलाकियात कोई नहीं है, ड्यू प्रोसेस कुछ नहीं है, फेयरनेस कोई चीज नहीं है, ये राजनीति। और बड़े कन्वीनियंटली सारी जमातों में तनकीद कर दी गई सिवाय एक जमात के, पीएमएल का कहीं नाम ही नहीं लिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान में अंदर क्या क्या किया। ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, पीएमएल बाकी तमाम जमातें जो उन्होंने भी किया हो, 8 फरवरी ने आपने 17 सीटों के साथ आपने इक़्तिदार कबूल कर लिया, और 3.5 साल हो गए, बल्कि 5 साल ही इनको हो जाएंगे, अभी 4.5 साल हो गए 9 अप्रैल से। ठीक, मुल्क की मैशत सारी बैठ गई है। वो इसी वजह से कि जब आप सियासत में मिनिमम मोरालिटी पे भी आप ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक, आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे अपने ओपोनेंट को, तो आज यहाँ हम पहुंचे तो हमने यहीं पहुंचना था। तो राना साहब, फिर सोल्यूशन, पीटीआई का सोल्यूशन फिर क्या? अब ये 5 अगस्त वाला जो एहतजाज है उस पे आ जाए। देखिए मुजम्मिल साहब, देखिए सोल्यूशन पीटीआई का नहीं है, सोल्यूशन वही है। वो सोल्यूशन आपको भी पता है, सबको पता है। सोल्यूशन एक है कि जब तक हम किसी भी गेम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर फेयरनेस नहीं लेके आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं देंगे। देखिए आपका जो मेरे से सवाल है, ये एक्चुअली सवाल मैं इसको इस तरह कहूंगा
कि असूली तौर पे सवाल ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल ये कि पीटीए को पॉलिटिकल स्पेस क्यों नहीं मिल रही, सवाल तो ये होना चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 13, 14, 15 सस्पेंड हो चुका है? राइट ऑफ असेंबली नहीं है, राइट ऑफ पीसफुल असेंबली नहीं है, राइट ऑफ स्पीच नहीं है। ये देखिए, सियासतदान अगर इकदार की बेस के ऊपर अपने व्यू पॉइंट को नहीं रखेंगे, लोग उसी के अंदर से फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी निकालेंगे। ये पॉलिटिक्स है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपको पहले ही पता है गेम सारी फिक्स्ड है। देखिए, पिछले इलेक्शन का मैं आपको क्लासिक बताता हूं। इन्होंने कहा था हम इकट्ठे हैं, लेकिन जब हम कैंपेन करेंगे हम एक दूसरे के मुखालिफ कैंपेन करेंगे। देखिए, इतनी मुनाफिकत सियासत में जब हो ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग फिर 2% इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है, फिर पेट्रोल की कीमतें 400 रुपए पे भी जाती हैं, क्योंकि फिर आपका मुल्क का जो माशी इंजन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कर देता है, फिर रूल ऑफ लॉ भी आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक है। इस पे हुज़ैफा साहब आपने सुना राना साहब जो कह रहे हैं कि ना सिर्फ मुआशी बल्कि नज़रियाती एतबार से भी आप बैंकरप्ट है, नंबर 1। दूसरा, बिलावल साहब ने भी ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस या वो कोशिश पे मुझे शक नहीं है, कुछ लोग उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। कौन लोग हैं? आप तो नहीं है, कोई और तो नहीं है काबीना में? कौन गलत मशवरे दे रहा है पीएम साहब को? जी मुजम्मिल साहब, पहले तो मैं अपने बड़े भाई जो है वो आमिर इलियास राणा साहब को रिस्पॉन्ड करूंगा कि बिल्कुल मैंने तो हमेशा जब बिलावल साहब ने बिलो द बेल्ट हमारी जमात पर तनकीद की, तो मैंने जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हमें मियां नवाज शरीफ ने दी है उसके दायरे में रहकर मुनासिब अल्फाज में ज़रूर उस पर बात की। और ख्वाजा साहब वाले मामले पर भी आपके प्रोग्राम में भी, एक्सप्रेस पे भी और भी चैनल्स पर भी मैंने इस पर बात की। और एक बार फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में रिपीट कर देता हूँ कि बिलावल साहब को कोई हक हासिल नहीं है कि वो ख्वाजा आसिफ समेत किसी भी इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिनकी मेरे ख्याल से सियासत में तजर्बा बिलावल साहब की उम्र से ज्यादा है, यानी ख्वाजा साहब 90 से पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो इस किस्म की आप बात करें। और जहां तक बात रही बिलावल साहब जिस दिन मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस तरह की बात करने की जरूरत करेंगे, तो वो फिर आपको एक डिफरेंट हुज़ैफा रहमान नजर आएगा, जो कभी बानी तहरीक इंसाफ के कामों पे तनकीद तो करता है, कभी उनकी जात पे तनकीद नहीं की। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ या शहबाज साहब हमारी रेड लाइन है, अगर उन पर कोई बात करेंगे, हाँ कामों पे जरूर तनकीद करें। दूसरा, राना साहब ने, जो हमारे भाई MNA हैं, उन्होंने जो बातें की बड़ी तैयारी से आते हैं, उन्होंने बड़े आदाद शुमार बताए। तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा और बड़ी जुर्रत की बात है, आपने कहा कि सिर्फ सियासत राजनीति के लिए नहीं होती, गवर्नेंस भी कोई चीज होती है। तो मुझे बताएं कि 4 साल जो आप लोगों ने हुकूमत की, अगर किसी एक बात पर पूरी तहरीक इंसाफ मुत्तफिक थी तो इसी बात पर थी कि अगर 22 में अदम एतमाद ना आती तो तहरीक इंसाफ का इतना बुरा हाल था। जिस तरीके से डस्का में ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, रिगिंग हुई, DC फारिग हुए, लेकिन नून फिर भी जीती। और हर बंदे की ख्वाहिश क्या थी, यानी चाहे राजा रियाज हो, चाहे जो भी बंदा हो, वो कहता था कि अगला टिकट मुझे नून का मिले, क्योंकि नून का गवर्नेंस मॉडल इतना अच्छा था। लेकिन जब अदम एतमाद हो गई तो आपके लीडर ने ये कहा कि मुझे राजनीति चाहिए, मुल्क नहीं चाहिए। और उसने राजनीति के हसूल के लिए IMF को खतूत भी लिखवाए, सूबाई हुकूमतें भी छोड़ दी, और पार्लियामेंट जो एक वोट से वजीर आजम दूसरी पार्टी का बन गया था, टेरी बेंचेस को अगर आप पर बरतरी थी, एक वोट की थी, आपने कहा नहीं मुझे राजनीति अजीज है, कोई गवर्नेंस अजीज नहीं है। आज 4 साल हो गए आपने इस मुल्क में गवर्नेंस किसी को ना खुद की ना किसी को करने दी। KPK में आप 15 साल से हैं मुसलसल, या 13 साल से आपका इक़्तिदार है, तो KPK में आप किसी आजाद जो अवामी राय रखने वाले सर्वे हैं उनको चेक करवा लें KPK में क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। लेकिन बात ये कि बहुत अच्छी बात की राना साहब ने कि वाकई राजनीति सब कुछ नहीं होता, सियासत इक़्तिदार का नाम है, असूल का नाम है। लेकिन ये आपकी अपनी जमात का जो लीडर है उसकी सोच से जो है बिल्कुल इसमें एक कंट्राडिक्शन मौजूद है। आप लोग भी सिर्फ राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, अदरवाइज कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि 8 फरवरी को हुकूमत जैसी भी बनी, लेकिन हमने शेडो बजट लेकर आना है, हमने इस हुकूमती कारकर्दगी पे बात करनी है, हमने पेट्रोल की लेवी पे बात करनी है, हमने हुकूमत को नेमुल बदल वेज बताने हैं कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कम कैसे कर सकते हैं। FBR का अगर टारगेट 15,000 अरब है तो लेवी लगाए बगैर वो टारगेट अचीव कैसे हो सकता है? तहरीक इंसाफ के मुआशी एक्सपर्ट हमें ये बताएंगे। नहीं, आप कहते हैं मैं राजनीति चाहिए, और उसी राजनीति के हसूल के लिए कभी गंडापुर आता है तो कभी सोहेल अफरीदी आता है, कभी 9 मई होता है तो कभी 26 नवंबर होता है। तो बात यह है कि ये बात बहुत अच्छी है, शायद मैं ये बात करूं मेरी जमात कबूल ना करे, राना साहब ये बात कर रहे हैं, पता नहीं इनकी जमात इस बात को कबूल करेगी नहीं करेगी। लेकिन बात ये कि जब हम टीवी पे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, अखलाकियात का सबक सिखाते हैं, जितनी बातें इन्होंने की है मैं सबसे 1000% सहमत हूं। लेकिन बात यह है कि सियासी जमातें जितनी भी हैं, मैं उसमें सबको लेकर आ रहा हूं, नून, पीपल्स पार्टी, PTI, आप उसमें अमल नहीं कर पाते।
अमल का जब टाइम आता है तो फिर आप वो करते हैं जो कि आपको राजनीति के रमूज बता रहे होते हैं। सही मौक़िफ़ आ गया आपका बिल्कुल। इस पे आमिर साहब, हुज़ैफ़ा साहब ने भी गुफ्तगू जो की है, अब जो प्रेशर गवर्नमेंट पे एग्जर्ट करने की बात की जाती है, इस पे कई आर्टिकल भी लिखे गए कि रोमांस ख़त्म हो गया है। अब 5 अगस्त के एहतजाज का ऐलान PTI ने किया, 7 अगस्त को जमात इस्लामी कहती है कि हमने मुल्क गिर एहतजाज करना है, बिलावल साहब भी तनकीद कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये मौलाना साहब की तरफ से भी जो हार्श स्टेटमेंट्स आते हैं और इसके अलावा ये पूरा जो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, इससे गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर्ड फील करेगी? मैं तो कहता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं और अब भी कहूंगा कि इस हुकूमत को जितनी आसानी तमाम अपोजिशन पार्टियों ने दी है, किसी ने नहीं दी। ये अपोजिशन करते ही नहीं, गवर्नमेंट मजे में है, जवाब ही नहीं देती, कोई जिम्मेदारी फील ही नहीं करती। मैं कहता हूं इकट्ठे हो जाएं, डालें सबको आगे, हुकूमत के एक एक वजीर को नथ डालें। कैसे ये पार्लियामेंट में बजट पास होने दे देते हैं, बाइकआउट करके चले जाते हैं? क्यों जाते हैं? जरा सी बात होती है, नारा मारा और बाइकआउट कर गए, क्यों भाई? स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं बैठते? मेरा अपना एक इस्तदलाल है, चाहे वो इमरान खान ने इनका फैसला किया हो, इनको तो पोजीशन लेनी चाहिए हर जगह पे गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्यों तसाहुल बरतती है जब पूछने वाला कोई ना हो, सामने से कोई अकड़खानी ना हो रही हो? मैं तो 5 अगस्त को भी नहीं सीरियस ले रहा, जमात इस्लामी ने भी मुजाहरा करना है। हाँ, मौलाना के साथ अगर ये कोई प्रॉपर कर ले एंगेजमेंट, क्योंकि PDM भी मौलाना की अफरादी कुव्वत की बुनियाद पर खड़ी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब भी इनको समझ आ जानी चाहिए कि क्या सियासत होती है। अपोजिशन ये है कि गवर्नमेंट पे चढ़ाई रखो ना, आप पेट्रोल पे बोलते हैं, मतलब एक प्रेस रिलीज, एक टिकर ट्वीट करके फारिग हो गए। आपने कितना मुश्किल टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि भाई आपने हुकूमत संभाली है ना, मैंने तो नहीं ना संभाली। हुज़ैफ़ा रहमान जवाब दे, वजीर हैं तो भाई क्यों लिया हुकूमत? अगर मुश्किल थी तो आप हमें मत सुनाएं बार बार पेट्रोलियम कि जनाब हम तो हुकूमत बचा रहे थे, हम रियासत बचा रहे थे। भाई बचा ली ना, अब आप फैसले करें। इस शहर में एक मेहमान वजीर दाखिला आता है, आप पूरा शहर बंद कर देते हैं। कोई पूछने वाला है? अपोजिशन की कोई आवाज है लोगों के लिए? यहाँ पे लोग बेचारे खड़े रहते हैं। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, 2 दिन इस पूरा शहर बंद है। क्यों बंद है? क्यों? कोई आवाज ही नहीं है शहरियों की। क्या साफी बोलते रहे सिर्फ? साफियों को तो ये दोनों सारी पार्टियां मतून करती हैं। लंबा डाले ना जी, एक वजीर दाखिला है, आपका काम है संभाले, जिस रेड जोन में उसको बंद कर लें। पूरा शहर क्यों आपने तूफान लगाया हुआ है? जो आता है आप इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, छुट्टी करा देते हैं। कोई बात है? मतलब ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है ना आपकी, आप संभाले शहर को। इसलिए तो नहीं है कि आप जो मर्जी दिल करे। हाँ, अपोजिशन को इकट्ठा होना है, इन्हें होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए तो फिर IMF से भी बात गवर्नमेंट भी करेगी ना कि जी देखो हमारे साथ तो अजाब हुआ है, ये भी फटाफट मान आते हैं। इन वजीरों की तनख्वाह बढ़ती है तो IMF को तकलीफ नहीं होती। ये जब कोई टैक्स रिलीफ देना हो आम आदमी को, उस पर IMF का लेटर लेके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं जी? अगर वजीर की तनख्वाह 80,000 90,000 लाख रुपए से 5 लाख की है, स्पीकर की 25 लाख की है, चेयरमैन सेनेट की 25 लाख की है, तो क्यों नहीं बोलती अपोजिशन वहां पे? क्योंकि अपनी तनख्वाह भी बढ़ी है। बस एक बयान दिया नहीं जी हम तो असूली तौर पे खिलाफ है। मुझे बताया ना राना आतिफ साहब की कितनी और पार्टी ने कितना खड़ाक अपोजिशन का किया है कि लोग तंग हो जाएं। ये सिर्फ कोरम पॉइंट आउट करके और बाहर हो जाते हैं। अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होगी ताकि हुकूमत के ऊपर चेक रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना आतिफ साहब, जो हुकूमती आपकी हुकूमत के जो रुकन है KP में, शाह तुराब साहब, उनके स्टेटमेंट्स जो सामने आए हैं वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी हुकूमत को संजीदा नहीं लेती KP में, अस्पतालों की सूरत हाल बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स गायब हैं, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो करंट लीडरशिप है PTI की वो चाहती नहीं है खान साहब बाहर आएँ, वो इतने नाअहल हैं इसीलिए उनकी फैमिली को आगे आना पड़ा, क्योंकि हर कोई ये समझता है PTI की लीडरशिप में कि अगर खान साहब वापस आए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये शाह तुराब साहब कह रहे हैं, ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें इसको। देखिए, आप जो ये आप MPA के किसी का नाम ले रहे हैं, उनकी एक इनफरादी राय है और उसका एहतराम होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि KPK की गवर्नमेंट को जो भी उनके ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करना चाहिए। जहाँ तक गवर्नेंस की और परफॉर्मेंस की बात है, आई एम श्योर वो बेहतर जानते होंगे, उनको पता होगा कि KPK में नहीं हो रहा। हुकूमती किसी मेंबर का बोलना इटसेल्फ 2 चीजें शो करता है कि एक तो ये है कि पार्टी के अंदर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, एक कोई मरूसियत नहीं है और लोगों को बोलने की आज़ादी है, और जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मैं इसको बिल्कुल टोटली सपोर्ट करता हूँ। सही गलत का बात तो इररिलेवेंट है कि सही है ये नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, प्रॉब्ली हो सकता है वो ठीक कह रहे हो सकता है क्योंकि कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हो, बट दैट इज बियॉन्ड बिसाइड द पॉइंट। और दूसरी बात जो है, आप पॉलिटिकल बात, दूसरी बात वो पॉलिटिकल है, उनका अपना एक नुक्ता नजर हो सकता है।
मेरे ख्याल में जो लोग इस पार्टी के साथ खड़े हैं, जो लोग एक इलेक्शन लड़के आए हैं इतने मुश्किल हालात के अंदर, वो तमाम लोग अपनी पार्टी के साथ, अपने नजरिए के साथ खड़े हैं। ये रोज रोज तो ये इसको मैं थोड़ा सा वो पैटी पॉलिटिक्स कहता हूँ कि मैं आके कहूंगी नहीं जी सबसे मुखलिस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और मुखलिस नहीं है। इसको मैं कोई जरा सीरियस स्टेटमेंट मैं नहीं लेता इस चीज को। अगली दूसरा आपका सवाल क्या था मुजम्मिल साहब? मैं कह रहा था कि जो आमिर साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर आपकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेजिस्लेशंस पे आप नहीं बोलते, बजट पास हो जाते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, तो उसके बाद में गिला किस बात का है हुकूमत से अगर प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं करते, ऑपोजिशन नहीं करते? अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से बताऊं कि मैंने प्री बजट भी पोस्ट बजट भी, मैं और हमारे जैसे और भी जो यंग पार्लियामेंटेरियन है हमारी पार्टी के, हमने कोई 8 से 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया पे नशर नहीं की जाती, वो नहीं हुई। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एक चीज को, इकोनॉमिक सर्वे से लेके प्री बजट से लेके, फिर हमने अपना फाइनेंस बिल जो अपना ऑल्टरनेटिव प्रपोजल भी दिया। मैंने कोई 4 तकारीर की, 3 से 4 तकारीर की मैंने बजट के ऊपर मैंने पूरा मैंने चैलेंज किया कौमी असेंबली के अंदर खड़ा होके नून लीग पूरी और पीपल्स पार्टी को कि अगर मेरा एक फैक्ट, एक नंबर मैंने जो बोला हो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर गलत हो तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो जो नून लीग वाले किसी बंदे ने कहा था कि जी आपका फिगर गलत है, मैंने कहा खड़े हो और कोई ट्रेजरी बेंच से खड़ा होकर उसने ये नहीं कहा कि जो मैंने नंबर बोला वो गलत है। उसके अलावा देखें हम उसके अलावा बजट के अंदर हमने पूरा, हमारी पार्टी ने पूरा पार्टिसिपेट किया है और सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने बजट के ऊपर कट मोशंस दिए हैं, हमने 120 कट मोशन पेश किए हैं मुजम्मिल साहब। मसला ये कि हमारे आप कवरेज नहीं करते। जैसे मैंने पहले आपको उसको एक्सपोज किया कि पिटीशन के ऊपर, जी आपने पिटीशन नहीं की, मैंने को पिटीशन का बताया, हमने 120 कट मोशंस हमने बजट के ऊपर पेश की जो कि एंटरटेन नहीं की, उसको सिर्फ 60 को किया गया और फिर बड़ी आधे घंटे के अंदर बजट बाद में पास करवा लिया गया। देखिए जहां तक लगी कमेटियों की बात, देखिए मुजम्मिल साहब, देखिए जो जमहूरियत है ना, इसकी सारी जिम्मेदारी अगर आप कहें कि वो पाकिस्तान, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 3.5 साल हुकूमत की, हालांकि उसके अंदर 2 साल के अंदर 6 और 6.25% इकोनॉमिक ग्रोथ थी और कोविड भी था, और सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की जो कि पिछले 20 साल में इतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई थी उससे पहले। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को चलाने की भी सारी जिम्मेदारी भी पीटीआई के ऊपर है, जमहूरियत को चलाने की ऊपर भी सारी जिम्मेदारी। मेरा अफसर मैं पॉइंट फिनिश कर लूं। और एक बड़ी ट्विस्टेड लॉजिक है कि इनके जो 40-45 साल का जो मैस था, और ये खुद कहते हैं कि आपने कुछ ठीक नहीं किया, वो पीटीआई ने 3 साल के अंदर ठीक करना था। और इनकी लॉजिक के बकौल जो 6-6.5% की जो ग्रोथ है वो, मैं सिर्फ लेट मी फिनिश, मैं सिर्फ 10 सेकेंड, वो जो पीटीआई की जो 10% की 6% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो ठीक नहीं थी, लेकिन वो खराब थी, लेकिन उसको ठीक करने के लिए इनको और 50 साल चाहिए। बिल्कुल, ये हुज़ैफा साहब लास्ट मिनट है, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। ओवर एक्सपेक्ट किया जाता है पीटीआई से, काम ये आपका करने का, और आमिर साहब भी ये कह रहे हैं कि इतना आसान जर्नी आपको मिला है, कोई अपोजिशन देखने को नहीं मिली, फिर भी पेट्रोल के मसाइल आप या महंगाई के मसाइल आवाम को सिर्फ कन्वे कर रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे। देखिए, पहले तो आमिर इलियास राणा साहब ने जो बातें की, मैं आज जरूर वजीर आजम साहब के भी ये गोशगुजार करूंगा, क्योंकि आमिर इलियास राणा साहब जैसे न्यूट्रल लोग भी अगर कुछ इश्यूज पे बात करें और सख्त राय दें, तो मेरे ख्याल से फिर हुकूमत को खुद उन चीज़ों को दोबारा असर नौ और करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पॉजिटिव बात भी यही होती है कि अगर आपकी ऊपर कोई तनकीद हो और वो जायज़ हो और वो तामीरी हो तो उसको आप पॉजिटिव लें। एक तो आमिर इलियास राणा साहब की तनकीद को बिल्कुल हम पॉजिटिव लेते हैं, और कुछ चीज़ें इन्होंने बड़ी ही दुरुस्त इंडिकेट की, इंशाअल्लाह ताला उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। दूसरा गुजारिश राणा साहब से सिर्फ इतनी है कि इन्होंने कहा कि जी अब मैंने इतनी तकरीरें की हैं, इतना मैंने बजट पे बात की है, इतनी मैंने प्री बजट बातें की हैं, इतना हमने इकोनॉमिक सर्वे किया है। भाई अगर मीडिया के हलकों में वो डिस्कशन में नहीं आई, या आपकी पूरी जमात में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आपने उस तरीके से उसके सर्कुलेट नहीं किया, आपके डिजिटल लिफ्ट नहीं कराई, आपके पीटीआई ऑफिशियल हैंडल से लिफ्ट नहीं कराई, बानी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल से लिफ्ट नहीं कराई, तो इसका मतलब है कि वो आपकी तरजीहात में शामिल नहीं है। तो इस बात को मान लें कि जो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के ऊपर एक वॉच डॉग रखने
वो उसमें नाकाम रही है। और ये आमिर इलियास राणा साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल, ये नैरेटिव बिल्डिंग का इशू है, आप ये कह रहे हैं। वक्त खत्म हो चुका है। जी जी राना साहब, 10 सेकंड्स। सर 10 सेकेंड, मैं इनको कहूंगा कि वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। हुज़ैफा साहब, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको 17 सीटें मिली थी 8 फरवरी को। बाकी मेरी तकरीर का और मेरी जो मैंने बिल्कुल नहीं बातें की, पता। वो सबको पता है। मुझे तो 117 का पता है। मुझे मैं आपको भेज 117 दूंगा। का पता है, मुझे 17 का बिल्कुल नहीं पता सर। ठीक है, thank you. ठीक है, मौक़िफ़ आ गया। Thank बहुत you very शुक्रिया। much. हुज़ैफा साहब, राना आतिफ साहब और आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।